तो लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को देखना स्टार्ट किया था। तो एसआई वालों ने कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करी हैं? सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की हैं। और कितनी सप्लीमेंट्री? 2। फंडामेंटल को देख लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। कौन कौन सी हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो इनमें से हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है, बाकी 6 का हम यूज़ करेंगे। शुरुआत के लिए हम एमएलटी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, शुरुआती पढ़ाई में मास लेंस टाइम का ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर बाद में टेम्परेचर भी आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आएगा, और फिर 12th क्लास में जाके इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज़। तो कल की क्लास में हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को समझना शुरू किया था। तो कितनी है बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज? तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट का मतलब होता है हेल्पिंग या एक्स्ट्रा। जैसे एग्जाम में सप्लीमेंट मांगते हैं ना, एक खत्म हो जाती है शीट तो दूसरी एक्स्ट्रा शीट मांगते हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज 2 हैं और नाम है उनके प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की बात हम कल कर रहे थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की बात हो गई थी ना क्लास में। तो इंपॉर्टेंट है प्लेन एंगल में जो यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं प्लेन एंगल्स की कॉमनली यूज होने वाली, वो है डिग्रीज एंड रेडियन। रेडियन की बात कर रहे थे हम। डिग्री कैसे आया था ये भी देखा था हमने। डिग्री कैसे आया था, क्या कहानी थी डिग्री के पीछे? इजिप्शियन जो नाइल रिवर को ऑब्जर्व करते थे, तो ऑलमोस्ट 360 डेज में उनका फ्लडिंग का साइकिल रिपीट होता था। तो उन्होंने पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट एक दिन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सर्कल रिप्रेजेंट्स, सर्कल जो ज्योमेट्रिक फिगर है वो रिपीटिशन को रिप्रेजेंट करता है ना, रिपीट होती है साइकिल। तो यहाँ पर प्लेन एंगल में जो कल हमने इंपॉर्टेंट बात की थी कि 2 पाई रेडियन, एक कंप्लीट सर्कल में कितना रेडियन एंगल होता है? एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन एंगल होता है, और डिग्रीज में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। साइंटिफिक, ज्यादा साइंटिफिक यूनिट कौन सी है बेटा? रेडियन। रेडियन का हम ज्यादा ज्यादा बेटर यूनिट है, ज्यादा अच्छी डिफाइंड है। कल डेफिनेशन भी देखी थी हमने। रेडियन कैसे डिफाइंड थी? एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर 2 लाइनें सर्कल को, सर्कल के सेंटर से पास कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के सेंटर पे, तो उनके बीच का जो एंगल बनता है दैट इज जितना वो आर्क का लेंथ कट कर रही है डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो रेडियन में याद है कल बात हुई थी बेटा, डिग्रीज से ज्यादा बेटर यूनिट है साइंटिफिकली अगर बात करेंगे तो डिग्रीज से ज्यादा बेटर यूनिट है रेडियंस कंपैरेटिवली। तो कुछ कॉमन एंगल्स की हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में। तो पूरे सर्कल का 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल डिग्रीज में कितना होता है? 90 डिग्री, बट रेडियंस में पाई बाई 2। 45 डिग्री एंगल रेडियंस में पाई बाई 4। 60 डिग्री एंगल पाई बाई 3। 30 डिग्री एंगल पाई बाई 6। 120 डिग्री एंगल 2 पाई बाई 3। 120 डिग्री क्या 60 का डबल होता है? 60 होता है पाई बाई 3। तो 120 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई बाई 3। जल्दी से बता दीजिए 135 डिग्री एंगल, दिमाग में कैलकुलेशन करिए। 135 डिग्री एंगल, 135 किस अच्छे नंबर का मल्टीपल है? 135, 135 किस एंगल का मल्टीपल है बेटा?
45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 135 डिग्री किसका मल्टीपल है? 45 का। 45 3 जा, तो रेडियन में कितना हो जाएगा बेटा 135 डिग्री? 3 पाई बाई 4। 45 डिग्री पाई बाई 4 होता है, 135 डिग्री क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 4। जल्दी से 150 डिग्री बताइए। 150 डिग्री सोचिए, 150 डिग्री किस अच्छे एंगल का मल्टीपल है? पाई बाई 30 डिग्री का मल्टीपल है 150 डिग्री। 150 30 की टेबल में आता है, 35 जा 150, और 30 डिग्री कितने रेडियन होता है? पाई बाई 6। तो 150 डिग्री कितने रेडियन हो जाएगा बेटा? 5 पाई बाई 6। क्लियर है? क्लियर है? आज की क्लास शुरू करेंगे बेटा सॉलिड एंगल से। आपने प्लेन एंगल तो अभी तक पढ़ा होगा अपनी 8th 9th 10th क्लास में, लेकिन सॉलिड एंगल अभी तक नहीं देखा होगा आपने। सॉलिड एंगल आपके अभी तक कोर्स में नहीं था, बट सॉलिड एंगल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेंगे आज। ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल 12th क्लास में करेंगे जब यूज होगा इसका। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए बेटा, जैसे प्लेन एंगल को समझने के लिए हम सर्कल इमेजिन कर रहे थे, याद है? प्लेन एंगल कल की क्लास में हम बात कर रहे थे कि हम इमेजिन कर रहे थे कि एक सर्कल है, और उस सर्कल के सेंटर से दो लाइनें कट कर रही हैं, तो दोनों लाइन उसके सेंटर से जा रही हैं, तो इन लाइनों के बीच में हम बोलते हैं कि ये एंगल है। तो हमने एंगल डिफाइन किया था, जो कि आया था ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर। एंगल को हमने डिफाइन किया था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब सॉलिड एंगल जो है ना बेटा, वो 3D की कहानी है। प्लेन एंगल 2D की कहानी थी, सॉलिड एंगल 3D की कहानी है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको इमेजिन करने के लिए इमेजिन करिए स्फीयर को, सर्कल को नहीं। अब किसको इमेजिन करिए? स्फीयर समझते हैं? स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। सर्कल तो 2D फिगर होता है, लेकिन स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। अब 3 डायमेंशनल फिगर, वैसे क्योंकि ये बोर्ड तो 2D है, तो 3 डायमेंशनल फिगर को दिखाने के लिए हम कुछ ऐसे बनाते हैं। ये डायग्राम देखें बेटा इससे पहले, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब एक स्फीयर, ये एक स्फीयर है। तो स्फीयर इमेजिन करें अगर, और स्फीयर को कहीं पर कट करिए, स्फीयर को कहीं पर कट करिए, इस तरीके से कट करिए स्फीयर को। जैसे सर्कल को कट करने पे आर्क मिल रही थी, सर्कल को कट करने पे आर्क मिल रही थी ना, तो स्फीयर को कट करेंगे, तो स्फीयर को जैसे ऐसे कट करेंगे तो एक प्लेन मिलेगा। फिर ये ऊपर वाला कटोरी शेप होगा, जैसे आर्क था वहां पे। अब जब इसको कट करेंगे ना बेटा, तो जब ये कटिंग होगी, ये येलो कलर से एक सिंगल लाइन नहीं है, येलो कलर से पूरा प्लेन है, प्लेन कट कर रहा है इसको। सर्कल को कट करने के लिए लाइन चाहिए, लेकिन स्फीयर को कट करने के लिए प्लेन चाहिए। तो येलो कलर से जो है प्लेन है, येलो कलर से प्लेन है, तो प्लेन इसको कट कर रहा है। तो ये कट करेगा, तो यहां पर इमेजिन करें अगर, तो ऐसे करके सर्कल बनेगा ना, ऐसा सर्कल बनेगा। उस सर्कल के हर पॉइंट को सेंटर ऑफ द स्फीयर से कनेक्ट करेंगे। सेंटर ऑफ द स्फीयर यहां कहीं है, उस सर्कल के हर पॉइंट को सेंटर ऑफ द स्फीयर से कनेक्ट करेंगे, तो कैसा 3D फिगर बनेगा? इमेजिन कर पा रहे हैं? कोन बनेगा। कोन इमेजिन कर पा रहे हैं? ग्रीन कलर से कोन बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो कोन है, ये रेडियस, इसकी जो कोन की जो लेटरल साइड्स हैं, जो ये वाली साइड्स हैं,
ये स्फीयर के रेडियस के बराबर है, स्फीयर के रेडियस के बराबर है, तो ये आर है। अब ये प्लेन ने जहां पर कट किया तो जो रिमेनिंग पोर्शन था, इसको देखिए, ये कटोरी शेप रिमेनिंग पोर्शन जो बचा, इसका एरिया मान लेते हैं ए है। ये कटोरी शेप रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या है? ए। ये रेडियस है आर। तो प्लेन एंगल जो डिफाइन किया जाता है बेटा, प्लेन एंगल डिफाइन किया जाता है इस एंगल, सॉरी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल डिफाइन किया जाता है इस 3D एंगल। ये जो 3D एंगल है वो सॉलिड एंगल डिफाइन किया जाता है। क्या है सॉलिड एंगल? अगर इमेजिन करें, ये जो कोन बन रहा है, प्लेन एंगल में क्या थी, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उनके बीच में हम प्लेन एंगल डिफाइन कर रहे थे। सॉलिड एंगल में ये कोन बन रहा है, इस कोन के इस 3D एंगल को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो मजे की बात क्या है कि अगर एक बड़ा स्फीयर होता, इमेजिन करें एक बड़ा स्फीयर, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक होता है इसी स्फीयर के, ठीक है, कंसेंट्रिक होता है इसी स्फीयर के, और मैं इन लाइंस को एक्सटेंड करता, इन लाइंस को एक्सटेंड करता, तो ये यहां पर ऐसे, ऐसा, ऐसे रीजन में कट करती, और यहां पर ये जो बड़े वाले स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर जो है, मैं ये वाला एरिया कट करता है एक तरीके से ये, और ये वाला एरिया फॉर एग्जांपल ए डैश, और ये बड़ा वाला रेडियस है आर डैश। तो मजे की बात क्या आती है, मजे की बात यहां पर निकल के आती है कि दिस एरिया अपॉन ये वाला एरिया अपॉन ये वाले रेडियस का स्क्वायर कम्स आउट इक्वल टू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपॉन ये वाले रेडियस का स्क्वायर। जैसे यहां पर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कांस्टेंट आ रहा था कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए, यहां पर कंसेंट्रिक स्फीयर्स के लिए, कंसेंट्रिक स्फीयर में अगर एक कोन ऐसे इमेजिन करें, वो कोन दोनों स्फीयर को ऐसे कट करेगा, दोनों स्फीयर के पोर्शंस को कट करेगा। ये जो कटोरी शेप पोर्शंस हैं उनका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, या बड़े वाले स्फीयर का एरिया जो कट हुआ है एरिया अपॉन उसके रेडियस का स्क्वायर, ये दोनों रेशियोज कांस्टेंट आते हैं, बराबर आते हैं। इसी रेशियो को डिफाइन किया जाता है सॉलिड एंगल। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नया है कुछ। सॉलिड एंगल इज द 3D एंगल ऑफ कोन। सॉलिड एंगल क्या है? 3D एंगल है कोन का। आर स्क्वायर से ही रेशियो कांस्टेंट आता है, आर से नहीं आता है। इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं ना, डिफाइन कर रहे हैं ना हम पहले 3D एंगल को। 3D एंगल ये है ना, प्लेन एंगल ये था, 3D एंगल ये है। तो हम डेफिनेशन दे रहे हैं ना बेटा एंगल की। जैसे प्लेन एंगल की हमने डेफिनेशन दी थी कल की क्लास में। प्लेन एंगल क्या था? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्यों ऐसे डिफाइन किया था? क्योंकि जब कंसेंट्रिक सर्कल्स ले रहे थे तो सेम लाइन है, दो अलग अलग आर्क लेंथ कट कर रही थी, लेकिन दोनों आर्क लेंथ का अपने करस्पॉन्डिंग रेडियस के साथ रेशियो बराबर आ रहा था। यहां पर दो अलग अलग स्फीयर्स हैं, एक छोटे रेडियस का स्फीयर, एक बड़े रेडियस का स्फीयर, दोनों को ये कोन कट कर रहे हैं, ये कोन दोनों को, सेम कोन कट कर रहा है। छोटे स्फीयर में कम एरिया कट कर रहा है, बड़े स्फीयर में ज्यादा एरिया कट कर रहा है, लेकिन छोटा एरिया अपॉन छोटे रेडियस का स्क्वायर और बड़ा एरिया अपॉन बड़े रेडियस का स्फीयर, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इस रेशियो को हम क्या डिफाइन कर दे रहे हैं फिर से? सॉलिड एंगल। जैसे कल की क्लास में इन दोनों लेंस के रेशियो को हमने प्लेन एंगल डिफाइन किया था। यहां पर एरिया अपॉन रेडियस के स्क्वायर को, जो कांस्टेंट आ रहा है कंसेंट्रिक स्फीयर्स के लिए, उसको हम क्या डिफाइन कर दे रहे हैं बेटा? एंगल। समझ रहे हैं? इमेजिन कर पा रहे हैं 3D में? थोड़ा सा इमेजिनेशन मुश्किल होगा, बट क्या है ये इमेजिन करिए सॉलिड एंगल।
नहीं, केवल कर्व्ड पार्ट, केवल कर्व्ड पार्ट का एरिया इमेजिन करना है और अच्छे से। तो कभी आपने वो सॉफ्टी वाली आइसक्रीम खाई है? कोन होता है ना सॉफ्टी का कोन होता है, में वो भरते हैं सॉफ्टी, तो ऊपर से ऐसे वो कर्व बन जाता है। कौन सा वाला एरिया? ये कोन का, ये फ्लैट एरिया नहीं, सॉफ्टी भरने के बाद जो ऐसे कर्व्ड एरिया जो बन रहा है, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का, वो कोन का सॉलिड एंगल है। अब सॉलिड एंगल की यूनिट डिफाइन की जाती है बेटा, सॉलिड एंगल की भी यूनिट डिफाइन करेंगे। प्लेन एंगल की यूनिट क्या डिफाइन की थी हमने कल की क्लास में? रेडियंस। सॉलिड एंगल की यूनिट का नाम दिया जाता है स्टेरेडियन। क्या नाम दिया जाता है बेटा सॉलिड एंगल की यूनिट का? स्टेरेडियन नाम है इसका, स्टेरेडियन। शॉर्ट फॉर्म में एसआर लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में एसआर लिखेंगे। रेडियन को आरएडी लिख रहे थे रैड, इसको एसआर लिखेंगे। नाम क्या है सॉलिड एंगल की यूनिट का? स्टेरेडियन। मुझे बताइए आप लोगों को एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आता नहीं आता है? क्या होगा 8, 9, 10 क्लास में? आर रेडियस के स्फीयर का, आर रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। पता है ये? तो व्हाट विल बी सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फीयर? पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा? अगर पूरा स्फीयर ले लूं मैं, पूरा स्फीयर इमेजिन कर लूं, तो पूरे स्फीयर का कर्व्ड एरिया डिवाइडेड बाय उसके रेडियस का स्क्वायर, पूरे स्फीयर का कर्व्ड एरिया कितना निकल के आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। डिवाइड करूंगा आर स्क्वायर से, तो ये क्या हो गया बेटा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन। क्लियर है? व्हाट विल बी सॉलिड एंगल? ये ओमेगा सिंबल है, ग्रीक सिंबल ओमेगा है, जैसे एंगल के लिए थीटा यूज करते हैं, सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा यूज करते हैं। व्हाट विल बी सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा बेटा? हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा? हेमिस्फीयर समझ रहे हैं? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड एरिया हो गया पूरे स्फीयर के एरिया का आधा, कितना? 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या आ गया? 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन। क्लियर है? क्या क्या जेड एक्सिस से क्या? प्लेन नहीं होता 3D में, प्लेन तो 2D होता है। प्लेन, प्लेन में लाइनें बनती हैं, लाइनों से मिलके प्लेन बनता है, प्लेनों से मिलके 3D स्पेस बनता है। तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑब्वियसली एक्स वाई जेड, बट उससे क्या मतलब अभी? हाँ, ये क्लियर है सॉलिड एंगल? डेफिनेशन क्लियर है बेटा सॉलिड एंगल की? बट फिलहाल हम इसका ज्यादा यूज नहीं करने वाले अभी 11th क्लास में, 11th क्लास में इसका यूज नहीं होगा। प्लेन एंगल बिल्कुल यूज होगा, बट आपको पता होना चाहिए दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। 12th क्लास में जाके इसका यूज होगा, 12th क्लास में यूज होगा इसका, 11th क्लास में कोई यूज नहीं फिलहाल के लिए। पढ़ो आगे। तो अगला है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो भाई फंडामेंटल कितनी थी? फंडामेंटल कितनी थी? 7। सप्लीमेंट्री कितनी है? 2। इनके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, all the physical quantities other than these physical quantities will be called derived physics। तो आप कुछ derived physical quantities पढ़ चुके हैं 8, 9, 10 क्लास में, कुछ नई हम पढ़ेंगे आगे जाते जाते, जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे नई नई derived physical quantities हम पढ़ते जाएंगे। जो आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, जो आपने 8, 9, 10 में पढ़ा है। तो सबसे पहली derived physical quantity है एरिया। एरिया सुना है इससे पहले आपने? एरिया को मैं लिख सकता हूं, किसी भी चीज का एरिया को मैं 2 लेंथ के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं।
जैसे स्क्वायर का एरिया होता है साइड की लेंथ इंटू साइड की लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया भी साइड की लेंथ इंटू साइड की लेंथ, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस जो कि एक लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, सिलेंडर का एरिया आता है आर रेडियस एल लेंथ के सिलेंडर का कर्व्ड एरिया कितना होता है, फॉर्मूला बोलिए, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच, 2 पाई तो नंबर्स हैं, आर रेडियस लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ, वहां भी दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कोई भी एरिया हो वो दो लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। तो एरिया किस फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड है, डिराइव का मतलब उन पर उनसे मिलेगा, उनसे मिला के बनेगा, फंडामेंटल से मिला के डिराइव बनेगी बेटा। तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रही है एरिया, लेंथ, बट कितनी लेंथ, दो लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, है ना, लेंथ इंटू लेंथ है एरिया। अगली फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल नहीं है। कोई भी वॉल्यूम किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलेगी बेटा, हमको लेंथ से ही मिलेगी, बट कितनी बार, 3 बार, लेंथ इंटू लेंथ करना पड़ेगा। जैसे क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है साइड लेंथ इंटू साइड लेंथ इंटू साइड लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ भी लेंथी होती है, हाइट भी लेंथी होती है, पर नाम थोड़ा हम अलग अलग दे देते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बट होती तो लेंथी है। तो वॉल्यूम मिलेगी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ से, ठीक हो गया। एरिया और वॉल्यूम इन दोनों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में केवल एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, कौन सी, लेंथ। उनके उनके फॉर्मूले में, उनके डेफिनेशन में केवल एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, वो है लेंथ। मास से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, टाइम से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, करंट से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कोई मतलब नहीं है, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, केवल लेंथ के बेसिस पे डिराइव हो जा रही हैं ये दो फिजिकल क्वांटिटीज। अगली डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जिससे आप फेमिलियर है बेटा, वो है डेंसिटी। फेमिलियर है नहीं फेमिलियर है, डेंसिटी जानते हैं नहीं जानते बेटा, कोई फॉर्मूला बताइए बेटा डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है, बट वॉल्यूम फंडामेंटल से डिराइव हो जाती है, अभी अभी देखा हमने। तो ये हो जाएगा मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ ना। तो कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से मैं डेंसिटी को डिफाइन कर पा रहा हूं, तो दो का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, एरिया और वॉल्यूम में एक ही से काम चल जा रहा था, बट डेंसिटी में दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करना पड़ रहा है, देखा क्या। अगली है स्पीड, जानते बेटा स्पीड, स्पीड सबने सुना है, स्पीड फॉर्मूला बोलिए कोई स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस खुद क्या होती है, लेंथ ही होती है, डिस्टेंस लेंथ ही होती है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो स्पीड भी हो जाएगी लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई स्पीड को डिफाइन करने के लिए, तो अभी मास का कोई यूज नहीं हुआ, टेम्परेचर का कोई यूज नहीं हुआ, करंट का कोई यूज नहीं हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कोई यूज नहीं हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कोई यूज नहीं, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे डिराइव हो गई स्पीड, ठीक है। अगली फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, सुना है बेटा सबने एक्सेलरेशन, सुना है ना 8, 9, 10th में,
बोलिए एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है? न्यूमरेटर में होता है चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी, डिनोमिनेटर में क्या होता है? टाइम। मतलब न्यूमरेटर में स्पीड, डिनोमिनेटर में टाइम। बट स्पीड, स्पीड फंडामेंटल नहीं है, स्पीड तो खुद डिराइव्ड है। तो स्पीड को फंडामेंटल की टर्म में एक्सप्रेस करूं, कर सकता हूं? स्पीड खुद लेंथ अपॉन टाइम होती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। दो बार टाइम आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दिख रहा है? अगली है फोर्स। जानते हैं फोर्स? कोई फॉर्मूला बता सकते हैं फोर्स का जिसकी मदद से हम रिलेट कर सकें फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से? मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ तो है, पढ़ेंगे हम, जब एनएलएम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, पर सुना है आपने, अभी भले ही अच्छे से समझते नहीं है उसको, लेकिन 8 9 10 में सुना तो है ये लॉ आपने। तो उसकी मदद से फोर्स को लिखा जा सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल है बट एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, एक्सेलरेशन खुद डिराइव्ड है, और एक्सेलरेशन को मैं फंडामेंटल की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो क्या लिख सकता हूं बेटा फोर्स को? मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। ठीक है, क्लियर है? अगली फिजिकल क्वांटिटी, अगली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो आप जानते हैं वो है मोमेंटम। सुना है मोमेंटम? फॉर्मूला जानते हैं बेटा मोमेंटम का? नहीं सुना कभी? मोमेंटम का फॉर्मूला कभी नहीं सुना? नहीं नहीं, उससे ज्यादा इजी, mv, सिंपली मास इनटू स्पीड को क्या डिफाइन किया जाता है? मोमेंटम। नहीं सुना इससे पहले कभी मोमेंटम? मोमेंटम, मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी। तो इसको फंडामेंटल की टर्म में एक्सप्रेस करूं अगर, मास तो फंडामेंटल है बट स्पीड फंडामेंटल नहीं है, बट स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूं फंडामेंटल की टर्म्स में? लेंथ अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम। ठीक हो गया बेटा? अगली फिजिकल क्वांटिटी जिससे आप फेमिलियर हैं वो है वर्क। जानते हैं, सुना है वर्क? फॉर्मूला बोलिए कोई वर्क का। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होता है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ना फोर्स फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट हाँ लेंथ फंडामेंटल है, बट फोर्स को फंडामेंटल की टर्म्स में हम जानते हैं क्या लिखा जा सकता है बेटा फोर्स की जगह? मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ ही होता है, तो एक और लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अगली फिजिकल क्वांटिटी कोई गेस करेगा? एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या? एनर्जी। एनर्जी का कोई फॉर्मूला जानते हैं बेटा? एनर्जी का कोई फॉर्मूला जानते हैं? कोई फॉर्मूला नहीं जानते एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला बता दीजिए। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो नंबर है, मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, जानते हैं ना? मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर का मतलब स्पीड इंटू स्पीड होता है,
मास तो फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पीड फंडामेंटल नहीं है। बट स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा मास, मास इंटू लेंथ, इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर ना। तो टाइम का स्क्वायर मतलब टाइम इंटू टाइम। ठीक हो गया। ध्यान से देखें अगर आप तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी। वर्क और एनर्जी का फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेशन से सेम है। वर्क जैसे रिलेटेड है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, वैसे ही एनर्जी भी रिलेटेड है। पर दोनों की डेफिनेशंस थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में जब डेफिनेशंस पे आएंगे, जब चैप्टर करेंगे वर्क पर एनर्जी। अगली फिजिकल क्वांटिटी पावर। पावर सुनिए, पावर का फॉर्मूला कोई जानते हैं? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना। पावर, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम। तो प्लीज फंडामेंटल की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या इसको? फंडामेंटल की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। टाइम तो फंडामेंटल है, बट वर्क मुझे पता है, तो क्या हो गया बेटा, ये मास इंटू लेंथ, इंटू लेंथ, मास इंटू लेंथ, इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम, इंटू टाइम। ये हो गया मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम, इंटू टाइम। क्लियर है सबको? एक और कर लें, जानते हैं आप उसको, प्रेशर। सुना है फॉर्मूला? जानते हैं कोई प्रेशर का? फोर्स अपॉन एरिया। निकालें जरा कैसा रिलेशन है प्रेशर का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी डिराइव्ड है, एरिया भी डिराइव्ड है। फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं? फोर्स की जगह लिख सकते हैं मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम। मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम। बट एरिया खुद, एरिया खुद लेंथ इंटू लेंथ होता है। एरिया खुद क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। एक लेंथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं एक तरीके से। तो प्रेशर का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन एक तरीके से मास अपॉन टाइम इंटू लेंथ हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट फिलहाल इतनी काफी है, फिलहाल के लिए इतनी काफी है, और हम सीखेंगे धीरे धीरे। ये इन सब को जानते हैं ना बेटा पहले से? आप सबको पहले से जानते हैं इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के नाम को और इनके बेसिक फॉर्मूले को। तो हमने क्या किया, हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट किया, इसके साथ रिलेट किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेट किया। वी हैव रिलेटेड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज विद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, कि क्या लिंक है डिराइव्ड और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, आएंगे उस पर। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें, प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस को देख ले बेटा, फिर आते हैं उस कंसेप्ट पे वापस। यूनिट्स के साथ प्रीफिक्सेस लगते हैं 10 की पावर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस जो आप पहले से जानते हैं वो है किलो। किलो बहुत फेमस प्रीफिक्स है, किलो बहुत फेमस प्रीफिक्स है ना। किलो 10 की कितनी पावर को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 10 की पावर 3। दूसरा कॉमन प्रीफिक्स जिससे आप फेमिलियर होंगे वो है मिली। ये दो सबसे कॉमन प्रीफिक्सेस हैं। मिली 10 की पावर -3। मिलीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 10 की पावर 3 मीटर, और मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 मीटर। ये दोनों प्रीफिक्सेस से आप फेमिलियर हैं, बट और भी प्रीफिक्सेस हैं, सारे प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए हमको। इनके बाद जो प्रीफिक्स सुना होता है
वो है मेगा। सुना है मेगा? मेगा मेगा कितनी 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 6। अगला है माइक्रो। माइक्रो भी सुना होता है, माइक्रोमीटर या माइक्रोग्राम या माइक्रो सेकेंड। माइक्रो कितनी 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 10 की पावर -6। ये 4 कॉमन है, सुने होते हैं, बट और भी याद रखने हैं हमको। मेगा से बड़ा होता है गीगा। गीगा भी सुना होगा वैसे, गीगाबाइट। कितनी पावर को रिप्रेजेंट करता है वो? 10 की पावर 9। गीगा से बड़ा होता है टेरा, 10 की पावर 12। टेरा से बड़ा होता है पीटा, 10 की पावर 15। एक्सा याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, इतने तक तो याद रखने हैं। पीटा से बड़ा होता है एक्सा, 10 की पावर 18। किलो से छोटा होता है हेक्टो, बट यूज नहीं होता इतना ज्यादा, 10 की पावर 2। लेकिन डेका कभी कभी आ जाता है, डेका, डेका मीटर, डेका सेकेंड। तो कितनी पावर को रिप्रेजेंट करेगा वो? 10 की 1। डेका मीटर का मतलब कितने मीटर? 10 मीटर। डेका जूल मतलब 10 जूल। डेका वॉट मतलब 10 वॉट। डेसी, डेसी डेका रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर 1 को, डेसी रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर -1। सेंटी, सेंटीमीटर फेमस है, सेंटी भी। सेंटी कितनी पावर को रिप्रेजेंट करता है? 10 की -2। नैनो, सुना है नैनो? नैनो 10 की पावर -9। पीको 10 की पावर -12। फेमटो 10 की पावर माइनस, इतनों को तो याद रखना ही रखना है आगे की पढ़ाई के लिए। इन प्रीफिक्सेस को याद रखना है। किसी भी यूनिट के साथ ये प्रीफिक्स लगाए जा सकते हैं जो कि 10 की पावर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है सबको? ओए क्लियर है बेटा? याद रहेगा ये आगे से? याद नहीं है तो घर जाके बैठिए, टेबल बनी हुई है ना, टेबल बनी हुई है, घर जाके याद करिए उसको। ठीक है? आगे से ये याद होने चाहिए, किसी भी यूनिट के साथ लग सकते हैं प्रीफिक्स। ग्रीक सिंबल्स यूज होंगे हमारी पढ़ाई में। ग्रीक सिंबल्स की भी टेबल बनी होगी बेटा, बनी है? कुछ ग्रीक सिंबल्स जो हमें याद रखने हैं, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। बनी हुई ना टेबल? जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करते जा रहा हूं, जो जो पक्का याद रखने हैं। अल्फा, बीटा, गामा। ये है डेल्टा, ये छोटा डेल्टा, ये बड़ा डेल्टा। बड़े अल्फा तो बड़ा अल्फा तो ए ही है, बड़ा बीटा बी ही है, उनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा गामा ऐसा दिखता है बट वो यूज नहीं होता ज्यादा, लेकिन डेल्टा दोनों यूज होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में भी स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स थे। हम इंग्लिश लेटर्स से ज्यादा ग्रीक लेटर्स यूज करेंगे सिंबल्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश लिखने के लिए यूज करेंगे, बाकी जगह के लिए तो सिंबल्स के लिए हम ग्रीक अल्फाबेट्स को यूज करेंगे। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा में छोटा डेल्टा, बड़ा डेल्टा। बड़ा डेल्टा ट्रायंगल साइन से रिप्रेजेंट। इसके बाद एप्सिलॉन, बड़ा एप्सिलॉन याद रखने की जरूरत नहीं है। जीटा भी यूज नहीं होता, बट ईटा एन जैसा दिखता है, एन जैसा दिखता है, नाम क्या उसका? ईटा, एन जैसा दिखता है, यूज होगा बेटा ये हमारी पढ़ाई में। अगला है थीटा। थीटा तो बहुत कॉमन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है थीटा बहुत बार। एंगल, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगला आयोटा। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, जो कि हम फिलहाल ज्यादा यूज नहीं करेंगे फिजिक्स में, बट मैथ्स में यूज होगा आयोटा। अगला है कापा। कापा कभी कभी यूज होगा, के जैसा ही दिखेगा कापा, स्मॉल के की तरह। लेमडा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमडा यूज होगा। लेमडा कैसा दिख रहा है? लेमडा देख रहे हैं? अगला है म्यू, यू के जैसा दिखेगा, नाम है उसका म्यू।
नाम क्या उसका, म्यू। फिर है न्यू, एन, न्यू, टी के जैसा दिखेगा। म्यू और न्यू में कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, म्यू ऐसा दिखेगा और न्यू ऐसा दिखेगा। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, म्यू, और इसका प्रोनाउंसिएशन न्यू, 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 दोनों यूज होंगे हमारी पढ़ाई में। अगला है साई, ज्यादा यूज नहीं होगा, ओमिकॉन भी ज्यादा यूज नहीं होगा। पाई, पाई तो हम यूज करते रहेंगे। पाई रिप्रेजेंट करता है एक इरेशनल नंबर को, एक बहुत इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर को। सर्कल का सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, अप्रॉक्स वैल्यू 3.14, यह 22/7। अगला है रो, रो यूज होगा, रो बहुत बार डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा। रो का सिंबल पी जैसा दिखता है, पी जैसा दिखता है बट एग्जैक्टली पी है नहीं, ऐसा कुछ है। ठीक है, नाम क्या है इसका, रो, प्रोनाउंसिएशन रो। अगला है सिग्मा, छोटा सिग्मा एज वेल एज बड़ा सिग्मा, दोनों यूज होंगे। छोटा सिग्मा ऐसा दिखेगा, बड़ा सिग्मा एडिशन के लिए यूज होता है, चीजों को ऐड करने के लिए। अगला है टाउ, टाउ यूज होगा हमारी पढ़ाई में टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब टॉर्क पढ़ेंगे हम, टाउ। अपसिलॉन यूज नहीं होगा। फाई, फाई यूज होगा कभी कभी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे एक से ज्यादा एंगल रिप्रेजेंट करने हैं, थीटा एक के लिए यूज कर लिया तो दूसरे एंगल के लिए हम फाई यूज कर लें। थीटा यूज हो गया तो फिर से थीटा यूज नहीं करेंगे, तो फाई यूज कर सकते हैं। अगला है चाई, चाई ऐसा सिंबल दिखेगा, चाई तरीके से कुछ दिखता है, चाई एक्स के जैसा। नाम क्या है इसका, चाई, 12th क्लास में यूज होगा। अगला है साई, त्रिशूल जैसा, साई, ये यूज होगा बेटा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में यूज होगा, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे तब यूज होगा। नाम क्या है सिंबल का, साई। अगला है ओमेगा, छोटा ओमेगा और बड़ा ओमेगा दोनों यूज होंगे। बड़ा ओमेगा जैसे हम अभी यूज कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। छोटा ओमेगा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा बहुत बार। तो ये जो जो सिंबल्स मैंने मार्क किए हैं बेटा, ये सब सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। बाकी ठीक है, बाकी याद ना भी रखें तो चलेगा, उनके नाम, उनका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है। इसीलिए टेबल में ये प्रोनाउंसिएशन भी लिख के दिया ना, कैसे प्रोनाउंस करना है उन सिंबल्स को। ठीक है, कर लेंगे याद घर जाके इनको, जो जो याद नहीं है, ये रट्टा मारने वाली चीज है ना। तो यहीं से आते हैं बेटा हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे इस चैप्टर के, वो है डायमेंशंस। यूनिट से तो आप फेमिलियर होते हैं बेटा, यूजुअली 8, 9, 10 क्लास में यूनिट्स आपने पढ़ी होती हैं, बट डायमेंशन नहीं पढ़ी होंगी आपने अभी तक। पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस में तो नहीं है 8, 9, 10 के डायमेंशन। तो यूनिट्स और डायमेंशन में क्या अंतर है और क्या रिलेशन है उनके बीच, क्या लिंक है उनके बीच, वो जरा हम सीखेंगे। तो डायमेंशंस होती क्या है, तो पहले उसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच fundamental physical quantities must be raised to express given physical quantity. ध्यान से सुनेंगे, dimensions are the powers to which fundamental physical quantities must be raised to express given physical quantity. जैसे जो काम हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, इसी को अब और अच्छे से लिखेंगे, इतना मेहनत ना करना पड़े, इतना लिखना ना पड़े कि मैं लेंथ को लेंथ ना लिखूं, मास को MASS ना लिखूं, टाइम को TIME ना लिखूं, तो उसके लिए मैं सिंबल्स का यूज करूंगा इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मास के लिए यूज होगा कैपिटल M, लेंथ के लिए यूज होगा कैपिटल L, टाइम के लिए यूज होगा कैपिटल T,
करंट के लिए यूज होगा कैपिटल ए क्यों, सी क्यों नहीं, करंट एम्पियर यूनिट होती है उसकी, तो कैपिटल ए। टेम्परेचर के लिए यूज होगा कैपिटल के, टी यूज नहीं होगा क्योंकि टी टाइम के लिए यूज हो चुका है, के फॉर केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज होगा MOL, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी से हमें काम नहीं पड़ने वाला। अभी हमें मतलब है मास, लेंथ और टाइम से। तो जो ये पूरा मैंने ये पूरे पेज में लिखा है बेटा, अब इसी को मैं वापस लिखने जा रहा हूं, बट डायमेंशंस की टर्म। तो एरिया से शुरू करते हैं। एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसका को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मुझे दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इसी बात को लिखेंगे हम डायमेंशंस की फॉर्म में। डायमेंशन ऑफ एरिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन को। क्या पढ़ूंगा मैं इसको, डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ। तो दो बार जब सेम चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम उसको, तो ये हो जाएगा मास। तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो मास की कितनी पावर रेस करूंगा, एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1। लेंथ है बट कितनी बार है, 2 बार, तो लेंथ का स्क्वायर। टाइम है ही नहीं, तो टाइम की पावर 0। टेम्परेचर है ही नहीं, तो टेम्परेचर की पावर 0। करंट है ही नहीं, तो करंट की पावर 0। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ही नहीं, तो उसकी पावर भी 0। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ही नहीं, तो उसकी पावर भी 0। अब जो नहीं है उनको लिखूंगा ही नहीं, तो लिखूंगा ही नहीं, तो केवल क्या लिख सकता हूं मैं, सिंपली L स्क्वायर। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया, L2। L में क्या है, उसकी डायमेंशन 2, लेंथ में 2 डायमेंशन, मास में 0, टाइम में 0, बाकी सब में भी। क्या जल्दी से आप वॉल्यूम की डायमेंशन बताएंगे बेटा मुझे, वॉल्यूम अभी अभी सीखा था हमने, वॉल्यूम किसी भी वॉल्यूम के लिए मुझे 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ को क्या लिख सकता हूं, लेंथ की पावर 3। बाकी डायमेंशन, बाकी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज में क्या डायमेंशन है, 0, मास में 0, टाइम में 0, बाकी सब में 0। ठीक है, क्लियर है। एरिया वॉल्यूम। अगली कौन सी थी, किसने नंबर की, क्या था, डेंसिटी। क्या डायमेंशन होगी डेंसिटी की, डेंसिटी क्या था फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास न्यूमरेटर में, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम होती है L3, तो ये हो जाएगा मास टू द पावर 1 अपॉन L की पावर 3। बट हम डिनोमिनेटर में रखेंगे नहीं बेटा डायमेंशन, हम सबको न्यूमरेटर में लाएंगे। तो L3 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाऊंगा तो L की पावर -3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा M1L-3। बाकी टाइम में क्या है इसकी 0, इसको ना भी दिखाऊं तो भी चलेगा, इसमें 0 डायमेंशन है, उसको नहीं भी दिखाएं तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है। इसको दिखाया नहीं, उसमें डायमेंशन 0 है, तो मैं बार बार सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं दिखाऊंगा, जितनी इन्वॉल्व है उन्हीं को दिखाऊंगा। अगली अगली कौन सी थी, स्पीड। पी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्पीड को, ठीक है। बोलेंगे बोलेंगे बेटा इसकी डायमेंशन, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगी, अब जल्दी जल्दी लिखिए। अब L अपॉन टी नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे क्या लिखूंगा, LT-1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखना है मुझे, न्यूमरेटर में ले जाना, भले ही नेगेटिव हो जाए। तो ये हो गया LT-1, ठीक हो गया। अगला अगला क्या है, एक्सेलरेशन। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्सेलरेशन को। क्या हो जाएगी डायमेंशन एक्सेलरेशन में बेटा,
स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड खुद एल टी माइनस वन होती है, डिनोमिनेटर में एक टाइम, तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये टी न्यूमरेटर में आएगा, एक माइनस वन पहले से है, ये भी माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू, तो क्या हो गया एल टी माइनस टू। अगला फोर्स, बताएंगे जल्दी से मुझे फोर्स की डायमेंशन। मास इंटू एक्सलेशन था, मास तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल एम की पावर वन, एक्सलेशन अभी देखा मैंने एल टी माइनस टू, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई बेटा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अगला, अगली क्या थी, हाँ मोमेंटम था ना पहले, नहीं था मोमेंटम, फोर्स के बाद क्या लिखाया था मोमेंटम। मोमेंटम को लेटर पी से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। बोलिए क्या हो जाएगी मोमेंटम की डायमेंशन, मास इंटू स्पीड था, क्या हो गई एम एल टी माइनस वन, जिसमें लिख नहीं रहा हूं मतलब वन है, और जिसको लिख ही नहीं रहा हूं उसमें जीरो है, इसका अल्फाबेट भी नहीं दिखा रहा हूं उसमें जीरो है, और जिसको केवल अल्फाबेट दिखा रहा हूं तो अंडरस्टूड है उसमें वन है डायमेंशन। अगला वर्क, डब्ल्यू लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वर्क को, बोलिए क्या हो जाएगी वर्क में, मास इंटू लेंथ है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टाइम इंटू टाइम था, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाऊंगा, मतलब ये एम एल टू था, डिनोमिनेटर में टी टू था, बट लिखते वक्त क्या लिखूंगा मैं इसको फाइनली एम एल टू टी माइनस टू। अगला एनर्जी, एनर्जी बोले बेटा एनर्जी टी माइनस टू, एनर्जी एनर्जी देखा था हमने, सेम आया था वर्क की तरह ही, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम, तो हो गया एम एल टू टी माइनस टू, मतलब वर्क और एनर्जी की डायमेंशंस सेम है। अगली पावर, पावर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया था मोमेंटम को, ठीक है मोमेंटम को, ये क्या था स्मॉल पी मोमेंटम, और कैपिटल पी क्या है बेटा पावर, पावर की डायमेंशन बता देंगे बेटा एम एल टू टी माइनस थ्री, डिनोमिनेटर में तीन टी आ गए थे भाई, वर्क अपॉन टाइम होता है, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी, तो उसको न्यूमरेटर में लाऊंगा तो क्या बन जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। और आखिरी क्वांटिटी प्रेशर, प्रेशर को भी कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये कैपिटल पी प्रेशर है, बोलेंगे बेटा प्रेशर की डायमेंशन एम एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, मतलब एम की पावर वन एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू, फोर्स अपॉन एरिया ना, आ गया फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया दिस अपॉन एल स्क्वायर, मतलब एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो क्या आ गया बेटा एम एल माइनस वन, ये एल स्क्वायर ऊपर गया माइनस टू बना, वन माइनस टू माइनस वन, रट्टा मार के याद रखनी है डायमेंशन, कितनी लिखाई मैंने, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बट उनकी याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, जितनी बोर्ड में लिखाई है इनकी याद रखनी है। एक टेबल बनी होगी बेटा पूरी डायमेंशंस की, बनी है क्या अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स में है ना, इसी चैप्टर की अपेंडिक्स में टेबल है एक पूरी, कितने कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है देख रहे हैं उसमें, इतनी सारी हैं, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमको अपने पूरे 2 साल के कोर्स के दौरान पढ़नी है, बट इन सब की याद नहीं रखेंगे, याद केवल कितों की रखेंगे, रट्टा मार के कितों की याद रखेंगे जितनी मैंने अभी बोर्ड पे लिखाई है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, फिर मोमेंटम,
वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर। इनकी याद रखेंगे बाय हार्ट, इनकी बाय हार्ट याद रखेंगे, बाकियों की याद ना भी रखें चलेगा, हम डिराइव कर लेंगे फॉर्मूले जब जरूरत होगी उनकी। तो क्या आप मुझे जल्दी से बताएंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन? अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत में बोली थी, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस गिवन फिजिकल क्वांटिटी। नोट करेंगे, डायमेंशंस आर द पावर्स, dimensions are the powers to which, dimensions are the powers to which fundamental, powers to which fundamental physical quantities must be raised, must be raised. Dimensions are the powers to which fundamental physical quantities must be raised to express given physical quantity, to express given physical quantity. सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल मीनिंग है डायमेंशंस। डायमेंशन एक्चुअली नंबर दिए है ना, नंबर दिए डायमेंशंस। मास में क्या पावर रेज्ड है, लेंथ में क्या पावर रेज्ड है, टेम्परेचर में क्या पावर रेज्ड, टाइम में क्या पावर रेज्ड है। फिर आगे जब हम देखेंगे तो टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होगा, करंट भी इन्वॉल्व होगा, मोल भी इन्वॉल्व होगा, कैंडेला का भी इन्वॉल्व नहीं होगा हमारी पढ़ाई। बट ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होंगी जिनमें कैंडेला भी इन्वॉल्व होगा, बट अभी हमारी पढ़ाई में कैंडेला इन्वॉल्व नहीं होगा। अभी 7 में से 6 ही यूज होंगे, फिलहाल के लिए 3। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है बेटा, कंप्लीट चैप्टर बेस्ड है। बट उससे पहले थोड़ा सा और एक और चीजों की डायमेंशंस निकालते हैं, ठीक है? एक दो चीजों की और डायमेंशन निकालते हैं, उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट निकालना आना चाहिए, ठीक है? तो मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, उन फॉर्मूलों की मदद से हम उन क्वांटिटीज की डायमेंशंस पता करेंगे। कर सकते हैं ट्राई? तो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फॉर्मूला, सुना है किसने पहले, इससे पहले फॉर्मूला? आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इस फॉर्मूले को। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, R का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड कैपिटल T हियर स्टैंड नॉट फॉर टाइम, टेम्परेचर। क्या आपको प्रेशर की डायमेंशन आती है? थोड़ी देर पहले सीखी। क्या आपको वॉल्यूम की डायमेंशन आती है? थोड़ी देर पहले सीखी। क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स की डायमेंशन आती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मोल। क्या टेम्परेचर की डायमेंशन आती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन नहीं आती है आपको, आर की डायमेंशन नहीं आती। क्या इस फॉर्मूले की मदद से आप आर की डायमेंशन निकाल सकते हैं? आर को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए, तो आर को क्या लिखा जा सकता है? पीवी अपॉन एनटी लिखा जा सकता है। ये लिख सकता हूं ना, पी की पता है, वी की पता है, एन और टी ये तो फंडामेंटल ही है। इस बार कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होने वाली है बेटा? ध्यान से देखिए, कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होने वाली है इस बार? 5, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में 3 इन्वॉल्व है पहले से। प्रेशर और वॉल्यूम में मास, लेंथ, टाइम इन्वॉल्व है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और टेम्परेचर, ये दो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। टोटल कितनी इन्वॉल्व होने वाली बेटा? 5, मतलब 5 की पावर रेज होगी, 5 क्वांटिटीज की पावर रेज होगी। तो डायमेंशन ऑफ आर हो जाएगा प्रेशर की डायमेंशन इंटू वॉल्यूम की डायमेंशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स की डायमेंशन इंटू टेम्परेचर की डायमेंशन। प्लीज बोलेंगे बेटा प्रेशर की डायमेंशन m l माइनस 1 p माइनस 2, वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब अपॉन नंबर ऑफ मोल्स की डायमेंशन को मोल से ही लिखते हैं और टेम्परेचर की डायमेंशन को लेटर k से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो गया बेटा? m l माइनस 1, सॉरी L में क्या हो गया? L में 2 हो गया ना, L2 ml2 P माइनस 2 मोल माइनस 1 K, क्लियर है? या नॉन फिजिकल क्वांटिटी थी, बट हमने उसकी डायमेंशन पता कर ली विद द हेल्प ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, बाकी नॉन थी हमको, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है 12th क्लास से, बट आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है, करंट और चार्ज में रिलेशन जानते हैं बेटा? थोड़ा बहुत जानते हैं क्या रिलेशन होता है करंट और चार्ज में? करंट को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? I, चार्ज को Q। क्या रिलेशन होता है? करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, बट फंडामेंटल कौन सा इन दोनों में से, करंट और चार्ज में से? करंट। करंट को हमने फंडामेंटल डिफाइन किया था एसआई वालों ने, चार्ज को नहीं किया, करंट को फंडामेंटल डिफाइन किया। तो करंट फंडामेंटल है बेटा, करंट फंडामेंटल है, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? डिराइव। चार्ज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी बेटा, समझ रहे हैं? मैं चार्ज की डायमेंशन लिखना चाहता हूं, तो चार्ज को लिखा जा सकता है करंट इनटू टाइम, टाइम को एलएचएस में ले आया, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज कैन बी रिटन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करंट इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम। करंट खुद एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, किस लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा उसको? ए की पावर 1, और टाइम भी फंडामेंटल है, टी की पावर 1। इस बार कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई? तो इस बार मास लेंथ इन्वॉल्व नहीं हुआ, मोल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, हुआ ना, मोल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, टेम्परेचर भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, केवल करंट और टाइम से हो गया। तो चार्ज की डायमेंशन 80, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगा। ये डायमेंशन ना याद करें तो भी चलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। तो याद करने वाली थी पहले बता दी मैंने, रट्टा मारने वाली हो पहले बता दी, ठीक है। एक और करें, एक और करें, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, मुझे पता नहीं, बट पोटेंशियल, पोटेंशियल सुना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? वर्क अपॉन चार्ज। मैं पोटेंशियल, ये v स्पीड नहीं है, क्या है ये? पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वर्क अपॉन चार्ज। क्या आप पोटेंशियल की डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे? वर्क की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन अपॉन चार्ज की डायमेंशन। जानते हैं वर्क की डायमेंशन? बोलिए वर्क की डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन ml2 t माइनस 2, दिमाग में बैठाना है घर जाके। वर्क की डायमेंशन ml2 t माइनस 2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन at, अभी अभी देखिए हमने। तो क्या हो गई बेटा ये? m तो m ही रहेगा, l l ही रहेगा, t क्या हो जाएगा? -3 a की पावर
माइनस, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, रट्टा नहीं मारना है, बट निकालना आना चाहिए। क्या है? एक और की निकालें, जानते हैं आप उस क्वांटिटी को, 10th में पढ़ी है आपने, रेजिस्टेंस पढ़िए। कोई फॉर्मूला जानते हैं रेजिस्टेंस का? ओम्स लॉ जानते हैं, P is equal to IR. P stands for potential, I stands for current, and R will stand for resistance. जानते हैं बेटा सब ये फॉर्मूला, P is equal to IR। क्या इस फॉर्मूले की मदद से आप R की डायमेंशन पता कर सकते हैं? कर सकते हैं। E की पता चल चुकी है हमें डायमेंशन, I की भी पता है हमको, I तो फंडामेंटली है, तो R की डायमेंशन हो जाएगी वोल्टेज की डायमेंशन अपॉन करंट की डायमेंशन ना। प्लीज, वोल्टेज की डायमेंशन क्या थी? ml2 P-3 A-1 अपॉन करंट की डायमेंशन A। तो क्या हो गई बेटा R की डायमेंशन? ml2 P-3 A-। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई याद करना नहीं है जरूरी, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, ठीक है। एक और, ये आप नहीं जानते हो, ये फॉर्मूला भी नहीं देखा होगा कभी आपने, फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं मैं आपको। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। 6 और पाई का कोई रोल नहीं है डायमेंशंस में, 6 और पाई तो नंबर्स हैं, का कोई रोल नहीं है डायमेंशंस में। F is standing for फोर्स। ईटा अननोन फिजिकल क्वांटिटी है आपके लिए, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक्चुअली में R इज रेडियस एंड V इज स्पीड। R और V दोनों से फेमिलियर हैं, F से भी फेमिलियर हैं। क्या ये फॉर्मूले की मदद से आप मुझे ईटा की डायमेंशन बता सकते हैं? ईटा का नाम क्या है बेटा, नाम क्या है ईटा का? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन अपॉन R की डायमेंशन तो V की डायमेंशन जाएगी ना। पुट करना शुरू करें, फोर्स की डायमेंशन बोलिए, ये रट्टा मारी होनी चाहिए, ml(t-2), फोर्स की डायमेंशन होती है ml(t-2). R इज रेडियस, रेडियस इज नथिंग बट लेंथ, तो सिंपली L, एंड V स्पीड LT-1। तो डिनोमिनेटर में 2 L आ गए, न्यूमरेटर में एक ही L है, एक L को कट भी कर दूंगा तो एक L न्यूमरेटर में जाएगा, तो कितनी पावर रेज हो जाएगी? -1। तो ये हो गया ML-1, और T -2 पहले से है, -1 डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाऊंगा, +1 बनेगा, तो T की पावर क्या रेज हो जाएगी? -1। ML-1 T-1, ML-1 T। क्या है? क्या है आज का होमवर्क? वो वाली रट्टा मार के आनी है डायमेंशन, कल की क्लास तक याद हो जानी चाहिए, एरिया से लेकर प्रेशर तक आई थी ना पिछले पेज में, एरिया से लेकर प्रेशर तक की डायमेंशंस बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए। मैं फोर्स की डायमेंशन पूछूं तो इमीडिएटली आंसर आना चाहिए ml(t-2). एनर्जी की डायमेंशन पूछूं तो आंसर आना चाहिए ml2(t-2). डेंसिटी की डायमेंशन पूछूं तो आंसर आना चाहिए ml-3। पावर की डायमेंशन पूछूं तो आंसर आना चाहिए ml2(t-3). प्रेशर की डायमेंशन पूछूं तो आंसर आना चाहिए ml-1 T-2। याद करेंगे बाय हार्ट इनको।
क्योंकि इनकी मदद से हम बाकी निकालेंगे ना बेटा। यही याद नहीं होंगी तो बाकी भी कैसे निकलेंगी जो अननोन है हमारे लिए। ये इनको रट्टा मारना जरूरी है, तो कल की क्लास तक ये याद हो जानी चाहिए।